बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हियर। अच्छा डियर एस्पिरेंट्स, पहले कोड फी एक्ट का बड़ी मेहनत के साथ जो है वो 1 घंटे का लेक्चर जो था वो रिकॉर्ड किया और अनफॉर्चुनेटली वो कुछ देर के बाद उसमें से जो है वो आवाज़ आना ही बंद हो गई। तो अब मुझे मजबूरन जो है वो लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अब वो मसला ना हो, क्योंकि वो लेक्चर रिकॉर्ड करना भी कोई आसान काम नहीं है, वो भी जो लेंथी हो वो। तो अगर आपने पहले वो लेक्चर सुना है तो इसको ज़रूर सुनिएगा। मैंने इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी किए हैं। तो कोड फी एक्ट इंशाल्लाह जब हम इसको करेंगे लेक्चर के एंड पे, तो आपको ये सबसे इजी सब्जेक्ट लगेगा, क्योंकि मैं आपको विद एग्जांपल्स ये समझाने जा रहा हूँ कोड फी एक्ट जो है। ठीक है, तो इसका तरीक़ेकार ये होगा कि पहले मैं अपने तरीके से समझाऊंगा आपको जनरल कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद जो है हम वो जो बेर एक्ट है उसको भी एक नज़र जो है उसको भी देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये दो फेसेस में जो है मैं आपको जो है ना वो समझाऊंगा। अच्छा, कोड फी एक्ट शुरू करने से पहले आप ज़रा अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करें। मैंने आपको ये चीज़ बता रखी है कि कोई भी बेर एक्ट पढ़ना है तो सबसे पहला स्टेप क्या है। हाँ जी, करें, अपना माइंड अप्लाई करें। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहला जो है वो ये है कि अपडेटेड लॉ जो है वो आपके पास होना चाहिए। अमेंडेड लॉ जो है वो आपके पास होना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा, फिर मैंने आपको एक और चीज़ बताई कि वो अपडेटेड लॉ जो है उसको कैसे अरेंज किया जा सकता है। अगर तो वो कोई लंबा स्टैचू है तो उसका प्रिंट नहीं निकल सकता, वो तो ऑब्वियसली आप मार्केट से ही खरीदेंगे। लेकिन अगर छोटे छोटे एक्ट्स हैं, जैसा कि जैसा कि ये है कोड फी एक्ट है, तो मैंने आपको बता रखा है कि ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। अगर वो फेडरल लॉ है, यानी फेडरल लॉ जिसको यानी जो पूरे चारों सूबों में अप्लाई होता है, तो वो आपको फेडरल गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ से मिल जाएगा। और जो जो बेर एक्ट जो है वो सिर्फ प्रोविंशियल से रिलेट करता है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट से जो है वो आपको मिल जाएगा। पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, ना सिर्फ इंग्लिश में मिल जाएगा बल्कि उर्दू में मिल जाएगा। अच्छा, आपके लिए कुछ लोगों के लिए बड़ी अजीब सी बात होगी, मैंने कहा है कि बेर एक्ट इन उर्दू फॉर्म। देखो, जब किसी चीज़ को समझना होता है तो फिर हर हरबा इस्तेमाल करते हैं। आप में से माशाल्लाह आप सबकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, लेकिन जो मादरी ज़बान उर्दू में आपकी ग्रिप हो सकती है ना, वो इंग्लिश में नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप देखिएगा आज कि जब आप एक सेक्शन जो है वो उर्दू में भी पढ़ेंगे तो आपको बड़ी चीज़ें नहीं पता चलेंगी। आपको बड़े कॉन्सेप्ट आपके पढ़ते साथ ही आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो डियर मेंबर, अब बात यह है कि आपने वो ऑफिशियल वेबसाइट से उसको डाउनलोड कैसे करना है, तो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब एक दफ़ा फिर मैं आपकी स्क्रीन के सामने जो है वो लेके आता हूँ। मैंने वो दोनों वेबसाइटें जो हैं वो यहाँ पे लिखी हैं, ये देखें। यहाँ से जाके आप जो है पाकिस्तान कोड जो है ये फेडरल लॉज के लिए है। जैसे कोड फी एक्ट फेडरल लॉ है, ये चारों सूबों में यकसां अप्लाई होता है। जबकि सीआरपीसी वो भी फेडरल लॉ है, वो कहाँ से मिलेगी? पाकिस्तान कोड में। लेकिन अगर पंजाब से रिलेटेड कोई हो, जैसा कि फैमिली कोर्ट एक्ट है, वो भी मेरा ख्याल है, नहीं वो पंजाब में अलहदा है मेरा ख्याल है शायद, तो वो आपको कहाँ से मिलेगा? वो आपको पंजाब कोर्ट से जो है वो मिलेगा। तो आप अपडेटेड लॉज को यहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। स्क्रीन जो है वो आपके सामने है। ठीक है, तो क्या आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई? उसके बाद डियर पेरेंट्स, आप जो है वो कॉपी पेंसिल अपने पास रखिएगा, क्योंकि सम टाइम बंदा बहुत सारी बातें ऐसी मैं बता जाऊंगा जो कि स्क्रीन पे नहीं होंगी। तो अगर आप उसको साथ के साथ डाउनलोड लिखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो नोट्स बनते चले जाएंगे, फिर आपको वो लेक्चर दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
फिर आप उन्हीं नोट्सों को एक दफ़ा गो थ्रू कर लोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर वो जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा डियर एस्पिरेंट्स, अब हम थोड़ा सा जो है जो है वो आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा मैंने वो डाउनलोड कर ली है, वो जो है ना, ये देखें, ये इंग्लिश में आ रहा है, उसी वेबसाइट से किए हैं, और ये उर्दू में आ रहा है, ये उर्दू में आ रहा है। ठीक है। अच्छा, नहीं जी, मैंने अभी तक जो है वो मैंने आपको ये बताया है कि आपके पास अपडेटेड लॉ होना चाहिए, और फिर मैंने आपको बताया है कि आप कैसे सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो अपडेटेड लॉ को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जो है वो, अब हम जो है फिर आपको मैंने बताया कि कॉपी पेंसिल जो है वो जो है वो आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे फिर रुकिएगा। ठीक है, मैंने आपको ये बात कही है कि मैं कोड फी एक्ट जो है पहले आपको अपने तरीके से पढ़ाऊँगा, जर्नल प्रिंसिपल्स के साथ, एग्ज़ाम्पल्स के साथ, फिर उसके बाद मैं आपको उसकी वे रीडिंग भी करवा दूँगा। लेकिन आर्ट ऑफ वे रीडिंग क्या है? एक वे एक्ट को कैसे पढ़ा जाता है? अपना माइंड अप्लाई करें, मैं बार-बार आपको बता चुका हूँ। चलो मैं दोबारा बताता हूँ। मैंने ये कहा था कि वे एक्ट में सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो ये है कि जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स, उसके ऊपर आपने अपनी ग्रिप रखनी है, जो इंडेक्स है। ठीक है। और इंडेक्स से मैं मुराद क्या ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, ये जो इंडेक्स है, देखिए चैप्टर प्रीलिमिनरी सेक्शन 1 से लेके 2 तक है। ठीक है। चैप्टर 2 फीन हाई कोर्ट, चैप्टर 3, तो ये इसके ऊपर जब आपकी ग्रिप होगी ना, जब आपको पता होगा कि कोर्ट फी एक्ट में चैप्टर 1 1 से लेके 2 सेक्शन है, चैप्टर 2 जो है वो उसका टाइटल है फी इन हाई कोर्ट, और वो 3 से लेके सेक्शन 5 तक है, और चैप्टर 3 जो है फी इन अदर कोर्ट्स है, और वो सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 19 तक है। तो आपको वो एक सिस्टमेटिक वे में वो वो जो है उसके सेक्शन याद होना शुरू हो जाएंगे। फर्ज करें पेपर में आपको ने ना ढूंढना है कि फर्ज करें कि आपने जो है वो ढूंढना है कि कंप्यूटेशन ऑफ फी इन सर्टेन सोर्स, सेक्शन 7 जो है, तो आपका माइंड फौरन काम करना चाहिए। आपका माइंड काम करना चाहिए कि यार जो चैप्टर 1 है वो तो प्रीलिमिनरी था, इसका मतलब है सेक्शन 1 से लेके 2 तो हो नहीं सकते। फिर आपका माइंड काम करना चाहिए यार फीन हाई कोर्ट वो भी जो है वो सेक्शन 3 से 5 है, और ये तो उससे डील नहीं कर रहा, लिहाजा वो भी नहीं हो सकता। फिर आपका ज़हन आएगा फी इन अदर कोर्ट्स एंड इन पब्लिक ऑफिस, तो फौरन आपका माइंड क्लिक करेगा कि यहाँ कहीं वो सेक्शन है जो यहाँ पे जो है वो लाइक करता है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स के ऊपर ग्रिप कैसे करनी है। एक कॉपी पेंसिल ले लेनी है आपने। ठीक है। और जैसे जैसे सेक्शन पढ़ते जाना है, अपना इंडेक्स बनाते जाना, उसी तरह ही चैप्टर का नाम लिख के और साथ में सेक्शन का टाइटल भी लिख के, यकीन जाने जब आप पूरा एक्ट पढ़ लेंगे और अपना पूरा इंडेक्स बना लेंगे, तो एक स्कीम के तहत सारे सेक्शन आपको याद होंगे, और वो सेक्शन आपके फिंगर टिप्स पे होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप सेक्शन का टाइटल याद करेंगे आपको पता चल जाएगा यार ये तो फलां टॉपिक से रिलेटेड है, और फलां टॉपिक का जो चैप्टर है वो तो ये है, और वो इस सेक्शन से शुरू हो रहा है, तो ये सेक्शन जो है इसका जो है वो हो सकता है। तो ये आपके लिए, जो लोग कहते हैं सीपीसी के सेक्शन नहीं याद होते, ऑर्डर नहीं याद होते, तो ये उनके लिए भी है कि भाई किसी भी वेयर एक्ट को एक स्कीम के तहत पढ़ो, एक स्कीम के तहत पढ़ो, और उसका अपना जो है वो इंडेक्स बनाओ। तो बात लंबी हो गई, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम जो है ना कोड फी की एक्ट की तरफ जो है वो जो है वो चलते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया है कि मेक योर ओन इंडेक्स जो है। ठीक है। अच्छा, एक कोड फी एक्ट जो है उसका क्या ऑब्जेक्ट एंड पर्पज हो सकता है? एक कोड फी एक्ट का क्या ऑब्जेक्ट एंड पर्पज हो सकता है? वही बीइंग फिजिकल स्टैच्यू, ऑब्जेक्ट एंड पर्पज ऑफ कोड फी एक्ट इज टू सिक्योर द रेवेन्यू फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टेट। ठीक है। समझ आ गई मेरी बात की? अच्छा, अगर आपको इसकी भी समझ आ गई है, तो अब हम जो है ना वो थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है। आप मुझे एक बात का जो है वो जवाब दें, अगर कोर्ट फी एक्ट है तो
आपके ज़हन में क्या क्वेश्चन राइज हो सकते हैं? सबसे पहले तो आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि जो कोर्ट फी है, ये पे कैसे होती है? आप में से बहुत सारे लोगों को पता है टिकटों की सूरत में, स्टाम्प पेपर की सूरत में, ठीक है? तो हम इसको लीगलाइज़ वे में भी देखेंगे, ठीक है? कि इसकी क्या टर्म्स हैं और ये किस तरह जो है वो पे होती है, ठीक है? तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि कोर्ट फी होती क्या है? अगर किसी ने प्रैक्टिस नहीं की, उसने देखनी है तो वो उसको देख ले। फिर उसके बाद कि कोर्ट फी किस-किस पे लगती है? ठीक है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। वो सूट्स पे भी लगती है, वो डॉक्यूमेंट्स जैसा कि वकालतनामा, मुख्तारनामा, ठीक है, वो उनके ऊपर भी जो है वो लगती है, वो सेट ऑफ में भी लगती है, ठीक है, वो प्लेंट पे भी लगती है कोर्ट फी जो है। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन, तो भाई अगर लगती है तो कितनी कोर्ट फी लगनी है और वो कहाँ पे लिखा हुआ है? ये अब जो है वो नया क्वेश्चन आ गया कि कोर्ट फी अगर लगनी है तो कितनी लगनी है, ठीक है? अच्छा, फर्ज करें मैं कहता हूँ कि कोर्ट फी जो है ना वो दो किस्म की होती है, एक होती है फिक्स्ड और एक होती है जो कि सिचुएशन के हिसाब से होती है, ठीक है? तो फिर एक बात तो ये कि भाई वो जो फिक्स कोर्ट फी है वो कहाँ लिखी हुई है? चलिए वो मैं आपको बता दूंगा, वो शेड्यूल 2 में लिखी हुई है, ठीक है? अच्छा, तो फिर वो जो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस है, वो कहाँ पे लिखी हुई है? वो शेड्यूल 1 में लिखी हुई है। अच्छा, अगर अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस है, ठीक है, तो फिर आपके ज़हन में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि उसका फार्मूला क्या है उसको कैलकुलेट करने का, ठीक है? वो जो 7.5% का कहते हैं, वो फार्मूला क्या है? चलिए आज हम उसको भी सीखेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद उसके एंड पे फिर मैं आपको इतनी एग्जांपल्स हल करवाऊंगा, इतनी एग्जांपल्स हल करवाऊंगा कि आपका ये कोड फी जो है ना, ये आपकी फिंगर टिप्स पे हो। बस आप दुआ करें कि अब ना आवाज़ ना बंद हो, क्योंकि अब अगर हुई ना तो फिर मैंने ये लेक्चर ना रिकॉर्ड ही नहीं दोबारा करना, ठीक है? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये भी आपको चीज़ समझ आ गई। ये मैंने लिखा है कोड फी की क्या क्या शिकाल होती हैं, कोड फी किस हिसाब से होती है, अगर फिक्स होती है तो फिर कहाँ तयशुदा कोड फी लिखी है, और अगर कोड फी फिक्स नहीं होती तो फिर कोड फीस अदा करने का तरीक़ेकार जो है वो क्या है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे ये है कि कोड फी की शक्लें क्या है? किन अशकाल में जो है ना ये अदा होती है? आप में से बहुत सारे लोगों को पता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन 26 निकालें अपने बेर एक्ट का, ठीक है? और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। Stamp to be impressed are adhesive. The stamps used to denote any fee chargeable under this act shall be impressed or adhesive. Highlight करें, impressed or adhesive, are partly impressed and partly adhesive as the appropriate government may by notification in the form फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट। अच्छा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से क्या मुराद है? मैंने कहा था ना ये फेडरल स्टैट्यूट है, ठीक है? तो लेकिन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से मुराद क्या है कि जो डॉक्यूमेंट है जिस पे कोर्ट फी लगनी है, अगर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, अगर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आता है वो डॉक्यूमेंट, तो फिर वो कोर्ट फी कौन जारी करेगी? वो पंजाब गवर्नमेंट जारी करेगी। अगर वो फेडरल के अंदर आता है तो कौन जारी करेगा? फिर वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसकी कोर्ट फी जारी करेगी। तो यहाँ पे इसलिए जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का जो है वो वर्ड जो है वो लिखा गया है। अच्छा, आपने इम्प्रेस्ड और एडहेसिव को जो है वो हाईलाइट कर लिया, ठीक है? अच्छा, आज मैंने आपको ये भी बताना है कि मैं कैसे रिसर्च करता हूँ, मैं कैसे एक चीज़ के ऊपर अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करता हूँ, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको जो है वो अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि भाई जो है अपडेटेड लॉ आपके पास मैंने डाउनलोड किए हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये है इम्प्रेस्ड और एडहेसिव का, ठीक है? आप प्लीज़ अब आप ना नेट खोलें, चलिए नेट खोलें, जल्दी करें, नेट खोलें और गूगल पे जाके तो यहाँ पे आप लिखें जी, फर्ज करें मैं लिखता हूँ एडहेसिव, एडहेसिव स्टैम्प्स इन पाकिस्तान, ठीक है?
अच्छा, ये एडहेसिव स्टैम्प्स इन पाकिस्तान, तो ये आपके सामने जो है वो टिकटें आ गई हैं। तो अब आपको पता चला कि कोर्ट फी जो है सेक्शन 26 में जो एडहेसिव स्टैम्प्स की बात कर रहा है, वो बेसिकली उन टिकटों की बात करता है जो हम रोज़ जो हैं वो वकालतनामे के ऊपर और मुख्तारनामे के ऊपर और एप्लीकेशनों के ऊपर जो है हम लोग क्या करते हैं, उसको जो है वो लगाते हैं। तो होप कि आपका एडहेसिव स्टैम्प के बारे में जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। अच्छा, ये देखें, ये साइड पे स्टैम्प पेपर, ये प्रिंटिव फॉर्म में ना, ये है इम्प्रेस्ड कोर्ट फी। इम्प्रेस्ड कोर्ट फी इसको इसलिए किया जाता है कि अगर आप इस स्टाम्प पेपर के आर पार देखें तो आपको इसमें वो प्रिंटेड वो स्टैम्प वगैरह जो है वो नज़र आती है। तो आपको पता चला है कि कोर्ट फी टिकटों की सूरत में भी हो सकती है और कोर्ट फी जो है वो स्टैंपों की सूरत में भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, और कोर्ट फी स्टाम्प पेपर की यानी प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकती है। अगर वो टिकटों की सूरत में है तो उसको एडहेसिव स्टैम्प कहेंगे, और अगर वो कोर्ट फी प्रिंटेड फॉर्म में है तो उसको इम्प्रेस फॉर्म में जो है वो कोर्ट फी जो है वो कहेंगे। अच्छा, इस स्टाम्प पेपर के ऊपर देखें तो वो दूसरा भी लगा हुआ है, टिकटें भी लगी हुई हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि पार्टली पार्टली इम्प्रेस्ड है और पार्टली एडहेसिव है। होप कि आपको मेरी बात जो है उसकी जो है वो समझ आ गई है। अब हम जो है वो वापस आए। ले जी, हमने आज ये देखा है कि ये कोर्ट फी की शक्लें क्या होती है। अब बात ये है कि भाई, जैसा कि मैंने बताया कि कोर्ट फी जो है वो फिक्स्ड भी होती है और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी होती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो फिक्स्ड है उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो तो बस हमने वो मोटी मोटी देख लेनी है, ठीक है, तो वो हमें समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अब बात ये है कि वो कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है। आप जरा वो एक्ट में आए ना, एक्ट में आए जरा, ठीक है। ये देखिए, इसका जो इंडेक्स है, इसके एंड पे शेड्यूल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? शेड्यूल। ये देखिए, शेड्यूल 1 एड वलोरम फी और शेड्यूल 2 फिक्स फी। तो भाई बात क्लियर हो गई कि कोर्ट फी की हमने शक्लें देख ली हैं। अब जो कोर्ट फी किस हिसाब से अदा होनी है, सबसे पहले फिक्स कोर्ट फी है और वो शेड्यूल 2 है, ठीक है। तो अब आप जो है वो शेड्यूल 2 को एंड पे जाके अगर आपके पास पे रहता है तो उसको एक नज़र जो है वो आप देख लें, तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसके 3 कॉलम है। पहले कॉलम में सीरियल नंबर लिखा हुआ है, दूसरे कॉलम में ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल यानी एप्लीकेशन होगी, सूट होगा, क्या होगा, और तीसरे में उसकी जो है वो फीस लगी लिखी हुई है कि वो कितनी लिखनी है, 1 रुपया लगना है, 2 रुपया लगना है, कितने रुपए लगनी है, वो उसके अंदर लिखी हुई है। अच्छा, याद है आपको लिमिटेशन में उसने शेड्यूल में लिमिटेशंस पूछ ली थी कि जी फलां की लिमिटेशन बताओ, फलां की लिमिटेशन बताओ, ठीक है। तो इसी तरह ये जो शेड्यूल है इसमें भी जो मोटी मोटी जो कोर्ट फीस है ना, हमें वो याद करनी पड़ेंगी। वो फिर उस पैटर्न को सामने रखते हुए वो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भाई आप ना फलां वकालतनामे की कोर्ट फी बताओ, आप पार्टीशन के दावे की कोर्ट फी बताओ, आप फलां की बताओ, ठीक है। तो मैंने ना आपका काम आसान कर दिया है। कैसे? मैंने वो जो मोटी मोटी कोर्ट फी थी ना जो याद रखने वाली थी, वो मैंने जो है ना अलहदा से लिख दी है एक जगह पे। ये देखिए, ये देखिए एक जगह पे लिख दी है, ठीक है। अब हम इसको एक नज़र देख लें। कंप्लेंट रिगार्डिंग नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखो, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर कंप्लेंट कोर्ट में आई है तो उस पर कोर्ट फी लगनी है कितने की? 2 रुपए की। अच्छा, आगे चल के ना मैं आपको ये बताऊंगा कि अब प्रैक्टिकली ये नहीं लगती, प्रैक्टिकली ये नहीं लगती, इसकी रीजन मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलें। सिविल कोर्ट में आप कोई भी एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है, मास वाइज कुछ एप्लीकेशंस के, तो याद है 2 रुपए क्लर्क लगा रहे होते हैं, 2 रुपए की कोर्ट फीस, वो एप्लीकेशन आ रही है, वो एप्लीकेशन आ रही है ऊपर दो को। तो आज पता चला आपको कि वो कहाँ पे लिखी हुई है, वो जो फिक्स शेड्यूल है कोर्ट फी एक्ट के एंड पे वो वहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज पापर, पापर की अगर एप्लीकेशन है तो वो भी 2 रुपए की। अच्छा, यहाँ पे फिर एक बात है,
आई नो के पापर वाली जो प्रोविजन है वो मिट हो गई हैं सीपीसी से, लेकिन वो ड्राफ्ट अप्रूव हो गया है, लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट अभी जो है ना, इन्फोर्समेंट उसका भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो वो बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ, ये देखिए वकालतनामा या मुख्तारनामा, जो रोज आप वकालतनामा अदालत में देते हैं, तो इसमें कितने की कोर्ट फी लगाते हैं? 2 रुपए की लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद to obtain the degree when no consequential relief is sought, ठीक है, कि डिक्लेरेटरी डिग्री का दावा आपने किया और कंसिक्वेंशियल रिलीफ नहीं मांगा। एक ये है कि कंसिक्वेंशियल रिलीफ भी मांगा है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। यहाँ पे अभी बात हो रही है कि अगर डेक्लरेटरी डिग्री है और उसमें कंसिक्वेंशियल रिलीफ नहीं मांगा तो कितने की कोर्ट फी है? 30 रुपए की। अच्छा, प्रैक्टिकली ये नहीं लगाई जाती, प्रैक्टिकली ये भी इन नहीं है, यानी इस प्रोविजन पे भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, यानी एक मैंने आपको वो कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वाला, और एक ये, इसको मैंने आगे चल के जो है वो वाजे करना है। अच्छा जी, where it is possible to estimate the value of the subject matter for the purpose of court में, where it is not possible to, यानी सिचुएशन ये है कि सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू ही डिटरमिन नहीं हो सकती, तो उस सूरत में कोर्ट फी कितने की लगनी है? 10 रुपए की। देखिए, अब एक पार्टीशन का दावा है, उसमें जो कोर्ट फी है वो तो जब उसका शेयर डिटरमिन हो जाएगा कोर्ट का, उसका प्लेंटिफ का या डिफेंडेंट का, और फिर उसपे फिर जब उसकी वो वैल्यू भी डिटरमिन हो जाएगी कि वो शेयर कितने का है, तो फिर कोई कोर्ट फी लगेगी ना। अभी तो उसने आके दावा किया है, पता नहीं उसका शेयर बनता भी है कि नहीं बनता। तो वो कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे अभी अभी जो है वो उसका जो है वो क्या कहते हैं, अभी वो यानी अभी प्रीलिमिनरी डिक्री होनी है, उसमें अभी शेयर्स वगैरह डिटरमिन होनी है, सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू भी डिटरमिन होनी है, तो फिर कितने की कोर्ट फी लगेगी? 10 रुपए की लगेगी। कितने की लगी? तो आज आपको याद आया, अक्सर क्वेश्चन इंटरव्यू में भी आता है कि पार्टीशन के दावे पे कितने की कोर्ट फी लगेगी, तो वो बेसिकली वो ये आर्टिकल, ये सीरियल नंबर 11 पे जो है, और जो फिक्स रेट का शेड्यूल है ये उसके मुताबिक है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। जजमेंट पिटिशन, उस पर कितने की लगेगी? 15 रुपए की, ठीक है। अब आपको पता चला कि रेंट मैटर में कोर्ट फी 15 रुपए की कहाँ पे लिखी हुई है भाई? कोर्ट फी एक्ट के शेड्यूल 2 के सीरियल नंबर 17 पे लिखी हुई है। तो भैया अब आपको समझ आ गई, मैंने आपको वो मोटे मोटा शेड्यूल भी जो है वो भी जो है आपके लिए लिख दिया है कि आप जो है उसको जो है वो देख लें। अब मेरी बात सुनिए, हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले जो है वो ये किया कि हमने सबसे पहले जो है वो ये समझा कि कोर्ट फी किस तरह से पे होती है, एडहेसिव इम्प्रेस्ड वाली सेक्शन 26 जो है। उसके बाद हमने ये कहा कि चलो कोर्ट फी होती है तो फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पे लगनी है और किस हिसाब से लगनी है। तो वो हमने तय कर लिया कि वो शेड्यूल 1 और 2 हैं, जो वो डॉक्यूमेंट्स, वो प्लेन्स, वो रिटर्न स्टेटमेंट्स भी बताते हैं जिनके ऊपर कोर्ट फी लगनी है, और फिर अगले कॉलम में उसका फार्मूला भी बताते हैं कि किस हिसाब से लगनी है। फिर हमने मजीद ये चीज देखी कि जो शेड्यूल 2 है वो फिक्स रेट के बारे में है, उस पर कोई बार्गेनिंग नहीं होगी। वो फर्ज करें अगर आपको पेपर में प्रपोजिशन आ जाए कि भाई एक वकालतनामा है, तो उसमें वकील साहब ने 2 लाख रुपया फीस ली है, तो बताओ वकालतनामे पे कितनी कोर्ट फी लगेगी? ठीक है, तो अब आपने इस चक्कर में नहीं पड़ जाना कि 7.5% का साहब, आपने फौरन माइंड अपना करना है कि क्या ये शेड्यूल 1 में है या ये शेड्यूल 2 में है। अगर ये अगर ये शेड्यूल 1 में है, अगर ये शेड्यूल 1 में है तो फिर आपने क्या करना है, शेड्यूल 2 में है तो आपने फिक्स रेट है, फिर आपने 2 रुपये बताना है, चाहे वकील साहब ने जितनी मर्जी फीस उसमें ली हो। तो हो क्या आपको मेरी बात की जो है वो जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। अब हम चलते हैं वो चीज़ जिस पे आज हमारा थोड़ा सा टाइम भी लगना है,
और वो चीज़ ये है कि वो चीज़ ये है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन शेड्यूल 1 जो है उसमें कोर्ट फी जो है वो किस तरह से जो है वो लगनी है, तो वो मैं आपको जो है वो बताता हूँ। ठीक है, तो फिर अब हम चलते हैं आगे और अब हम वो जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो जो है वो उसकी वो वैल्यू जो है वो किस तरह से जो है वो डिटरमिन होनी है। ठीक है, अच्छा मैं आपको ना एक चीज़ यहाँ पे कहूँगा। अब मैं आपको यहाँ पे ना एक चीज़ कहूँगा। ठीक है, ये तो फिक्स रेट हो गया ना, ये हो गया एड वलोरम वाला ना। अच्छा, अच्छा थोड़ा सा हम देख लेते हैं एड वलोरम का मतलब क्या है। शेड्यूल एड वलोरम का मतलब है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो कोड फी या डॉक्यूमेंट सिचुएशन जो है वो। द टर्म एड वलोरम इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन एक्सप्रेशन एड वैलिडियम which mean to the value, ad valorem mean according to the value। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक बात बताऊं, वैल्यू से मुराद अकॉर्डिंग टू द वैल्यू से क्या मुराद है। देखिए दो चीजें हैं, ये जो ये एक सिचुएशन की बात करता है। कितनी सिचुएशन की बात करता है, एक सिचुएशन की बात करता है। ठीक है, ये सिचुएशन एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन के हिसाब से क्या होगी कोर्ट फी जो है वो क्या होगी, वो चेंज होगी। ठीक है, तो उसको फिर फिक्स रेट में तो नहीं लिखा जा सकता था ना, क्योंकि वो तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो चेंज हो रही थी। ठीक है, तो यानी एक ही सिचुएशन जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट में जो है वो चेंज हो रही थी। ठीक है, इवन सम टाइम जो है वो इधर देखिए रुपीज टू फिक्स लिखा हुआ है ना, ऐसे नहीं होगा। वो कहेगा कि उसका 2% लगाओ, 4% लगाओ। यानी जो एड वलोरम कोड फी है उसमें आर्टिकल्स के भी सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं और जो कैलकुलेशन है उसके भी सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जो मसलन जो तो मसलन सिचुएशन आर्टिकल्स की डिफरेंट होंगी वो तो शेड्यूल 1 में दे दी गई, वो तो शेड्यूल 1 में दे दी गई। ठीक है, लेकिन जो मसलन वैल्यू है, वैल्यू अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होनी है, उसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो आप सेक्शन 7 से रिलेट कर दें। यानी सेक्शन 7 जो है वो एक वैल्यू को कैलकुलेट करने का तरीका बताएगा। मसलन आप आए ना शेड्यूल 1 के ऊपर, शेड्यूल 1 ये आ गया। देखिए अब ये प्लेट, अच्छा ये 1 वाले को अभी छोड़ दें आप। ठीक है, ये 2 वाले को भी छोड़ दें आप, ये 3 वाले को पकड़ें जरा। देखिए एप्लीकेशन फॉर रिव्यू मूव आफ्टर 90 days and application for review if moved before 90 days। if moved before 90 days half of the leviable on plaint, यानी जो उसने प्लेंट पे कोर्ट फी लगाई थी वही रिव्यू में अगर वो 90 दिन से पहले एप्लीकेशन दे रहा है तो वो 1/2 है, और अगर 90 दिन के बाद दे रहा है तो पूरी कोर्ट फी उसने जो है वो प्लेंट और मेमोरेंडम वाली लगानी है। आज समझ आई कि मैं वो क्या कह रहा था कि आर्टिकल्स की डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी। है वो रिव्यू की एप्लीकेशन लेकिन उसकी दो सिचुएशन आ गई। ये वो वजह थी कि इसको जो है वो फिक्स रेट में जो है इसको जो है वो नहीं लिखा जा सकता था। तो आपको मेरी बात समझ आ गई इसकी। ठीक है, अच्छा फी लेविएबल ऑन प्लेंट और मेमोरेंडम ऑफ अपील से मुराद है कि भाई जो उसकी प्लेंट पे लगनी थी ना वही रिव्यू की एप्लीकेशन पे लगेगी। प्लेंट पे कितनी लगनी थी वो तो अब दावे की नेचर पता हो तो उसके मुताबिक बताई जा सकती है। अब मैं आगे चलूं, चलें। अच्छा उसके बाद copy of decree of civil court when value of subject matter does not exceed 50 rupees। आपने कोर्ट के फैसले की कॉपी लेनी है तो अगर उसमें सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू 50 रुपीज से कम है तो 1 रुपया कोर्ट फी लगानी है, और अगर वो 50 रुपीज से ज्यादा की है तो फिर आपने वो जो नकल फार्म है उसके ऊपर आपने 2 रुपए की कोर्ट फी लगानी है। तो आपको समझ आ गई मेरी इस बात की कि एड वलोरम कोर्ट फी में क्या है कि आर्टिकल्स की सिचुएशन चेंज हो रही है और उस हिसाब से जो है वो वैल्यू भी जो है वो क्या है चेंज हो रही है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलें।
व्हेन डिक्री इज मेड बाय हाई कोर्ट, अगर वो डिक्री हाई कोर्ट की है तो फिर 5 रुपए की लगनी है। अब सक्सेशन सर्टिफिकेट है, वो कहता है अगर अंडर सेक्शन 8 सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी हुआ है व्हाट्सो एवर सेक्शन 8, तो 2% जो अमाउंट दी जा रही है उसका 2% लगेगी कोर्ट फी, और अगर 10 के तहत है तो 3% लगेगी। अगेन आपने देखा है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट की दो सिचुएशन आई, ये वो वजह है कि इसको एड वलोरम के अंदर जो है वो लिखा गया है। अब है रिवीजन बिफोर हाई कोर्ट, अगर सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू 2000 से कम है तो 7.5 रुपया लगाओ, अगर सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू जो है वो 2000 रुपये से ज्यादा है तो 15 रुपए की कोर्ट फी जो है वो उसके ऊपर लगाओ आप रिवीजन में, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। तो डियर पेरेंट्स, ये था वो शेड्यूल, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने सारे फिक्स्ड शेड्यूल में भी हमने 5 किस्म का जो है वो पढ़ा है, आर्टिकल 5 या 7 किस्म के पढ़े हैं जिन पे कोर्ट फी लगनी है, ठीक है, फिक्स रेट में। और ये जो शेड्यूल 1 है इसमें भी सारे 4-5 आर्टिकल मैंने आपके सामने शेयर किए हैं जिसमें कोर्ट फी लिखी हुई है, जबकि लिटिगेशन तो हजारों किस्म की है। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर डिक्लेरेशन, सूट फॉर फलाना, ठीक है। तो वो अब बात ये है कि उनपे कोर्ट फीस जो है वो किस हिसाब से लगनी है, ठीक है। तो वो जो मैं आपको ऊपर कह गया था ना कि आप जरा खामोश हो जाएं और आप सीरियल नंबर 1 को छोड़ें, आप उसको दोबारा पिकअप करें। ये देखें मेरे पास, इसको पढ़ें, प्लेंट रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट पे भी लगती है कोर्ट फी, कब? जब उसने उसमें सेट ऑफ क्लेम किया हो, और आपको पता है सेट ऑफ में रिटर्न स्टेटमेंट प्लेन रीट होती है तो फिर उसके ऊपर क्या लगेगी, कोर्ट फी लगेगी। अभी हम ये देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद काउंटर क्लेम, मैं सेट ऑफ और काउंटर क्लेम का डिफरेंस आपको बता चुका हूँ। सेट ऑफ जो होता है वो उसमें सिर्फ डेट ही होता है, दोनों तरफ से दोनों पैसे पैसे खेल रहे होते हैं। लेकिन जो काउंटर क्लेम होता है उसमें नेचर ऑफ रिलीफ जो है वो डिफरेंट भी हो सकती है। मसलन प्लेंट में वो ये कहता है कि जो मैं परमानेंट इंजंक्शन मांग रहा हूँ, और वो काउंटर क्लेम में रिटर्न स्टेटमेंट में कहता है जी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो अगर दोनों ही डेट क्लेम करेंगे तो उसको सेट ऑफ बोलेंगे, और अगर वो उनके क्लेम डिफरेंट होंगे तो उसको काउंटर क्लेम बोलेंगे। कह रहा कोई प्लेंट, कोई रिटर्न स्टेटमेंट, कोई मेमोरेंडम ऑफ अपील हो, ये अब बच्चों इस पे फोकस करो, नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट। क्या कहना चाहता है? वो कहना चाहता है कि ना वो फिक्स शेड्यूल में लिखा हुआ है उसका जिक्र है, जैसे वो सूट फॉर पार्टीशन का था कि नॉट सब्जेक्ट मैटर क्लियर नहीं है तो 10 रुपए की लगेगी, ठीक है। तो फिर ये वाली प्रोविजन जो है वो अप्लाई नहीं होगी, ठीक है, ये वाली प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर वो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, जैसे मैंने आपको मिसालें दी हैं, सूट फॉर इंजंक्शन, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अब वो सारी चीजें यहाँ तो नहीं लिखी हुई, तो वो फिर ये वाला जो है वो क्लियर करेगा। वो कहता है कोई भी प्लेंट हो, रिटर्न स्टेटमेंट हो, सेट ऑफ हो, क्लेम हो, अपील हो, नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड, और ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या है? देखिए, एक जजमेंट एंड डिक्री से जरूरी नहीं है कि जिसके खिलाफ फैसला हुआ है वही अग्रीव्ड हो, दूसरी पार्टी भी अग्रीव्ड हो सकती है, यानी जिसकी फेवर में हुआ है, हो सकता है कोर्ट ने पार्टली डिक्री किया हो, तो उस सूरत में दोनों पार्टियां जो हैं वो अपील कर सकती हैं। लेकिन अगर एक पार्टी ने अपील की और दूसरी ने नहीं की, तो दूसरी पार्टी 30 दिन के अंदर अंदर अंडर ऑर्डर 41 रूल 22 और 23 जो है वो उसी में क्रॉस ऑब्जेक्शन दाखिल कर सकती है, और वो अपील ही ट्रीट होगी। लेकिन वो क्रॉस ऑब्जेक्शन सेपरेट अपील ना करने से और क्रॉस ऑब्जेक्शन दाखिल करने से वो कोर्ट फी से नहीं बच जाएगा, कोर्ट फी उसने फिर भी लगानी है। तो इस वजह से यहाँ पे क्रॉस ऑब्जेक्शन का लिखा है, present to any civil or revenue court except those mentioned in section 3। सेक्शन 3 हाई कोर्ट की बात करता है, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरी बात सुनिए, अब आप इसको देखिए। वो कह रहा है कि कोई भी प्लेंट हो, कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट हो, कोई भी अपील हो, अगर उसकी कोर्ट फी फिक्स शेड्यूल रेट में नहीं दी, या जैसे मैं नीचे पढ़ के आया हूँ वहां पे नहीं दी, तो अब फार्मूला क्या होगा? फार्मूला ये होगा कि 7.5% ऑन अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर
इन डिस्प्यूट सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 15,000 रुपीज। देखो बच्चों मेरी बात सुनो, एक बंदे ने दावा किया है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, ठीक है, और उसमें अब कोर्ट फी का तयन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो क्या है जी कि देखो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस शेड्यूल 2 में है नहीं है, और कहीं और लिखी है नहीं लिखी, तो फिर कौन सी प्रोविजन अप्लाई होगी, फिर ये वाली प्रोविजन अप्लाई होगी। अब ये वाली प्रोविजन क्या कहती है, ये कहती है 7.5% ऑफ अमाउंट आर वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अमाउंट जब मसलन उसने रिकवरी ऑफ मनी का दावा किया हो तो तब अमाउंट कहेंगे, और जब उसने किसी डॉक्यूमेंट की परफॉर्मेंस का या उसके बारे में क्वेश्चन तो उसको वैल्यू कहेंगे। अब वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर जो है, मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा है, तो उसमें वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर कितनी होगी, वो जो उनका एग्रीमेंट टू सेल है उसको पढ़ेंगे या उसकी प्लेंट पढ़ेंगे, वो कहता है मेरा 2 करोड़ रुपए का इसका एग्रीमेंट हुआ है, तो फिर सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू कितनी होगी, 2 करोड़ रुपया होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है या प्लेंट के अंदर वो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू लिखी होगी या वो जो डॉक्यूमेंट साथ लगे होंगे वहां से पता चलेगा। इसकी मैं आज आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा और आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट मैटर या उसकी जो अमाउंट है वो कैसे जो है उसको जो है वो डिटरमिन करते हैं, ठीक है। होप कि आपको मेरी बात की जो है समझ आ गई। मसलन एक दावा है सूट फॉर प्रीएम्पशन, ठीक है। तो अच्छा, अब अगली बात, मजे की बात, पहले इसको क्लियर कर लें। तो जो भी उसकी वैल्यू है उसका 7.5% जो है वो आपने क्या लगानी है, कोर्ट फी। लेकिन अगर वो 7.5% 15,000 से एक्सीड कर रहा है तो फिर 15,000 ही लगेगी। बात समझ आ गई आपको मेरी बात की। मसलन मैं आपको बताता हूँ, 1 लाख का 7.5% कितना हुआ, 7,500, और 2 लाख का कितना हुआ, 7.5 और 7.5 15,000। अब 3 लाख का कितना हुआ, 7,700 और डाले 22,500, ये नहीं, मैक्सिमम 15,000। तो हम कह सकते हैं कि जब सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू या अमाउंट 2 लाख से ऊपर हो जाए, ठीक है, तो फिर 7.5% वाला फार्मूला खत्म, फिर डायरेक्ट उसके ऊपर 15,000 की मैक्सिमम कोर्ट फी लगनी है। चाहे उसका क्लेम 10 करोड़ रुपए का है, वो 15,000 रुपए की ही कोर्ट फी उसके ऊपर जो है वो लगनी है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई, अगर नहीं आ गई तो आपको जबरदस्ती समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा आगे चल के। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब मेरी एक बात सुने, ये जो अमाउंट और ये वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर है, ये ये कैसे डिटरमिन करनी है, ये है वो सेक्शन 7 जो बताता है कि जो वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर है वो आपने किस तरह से अखज करनी है फॉर द पर्पज ऑफ कोर्ट फी। अच्छा, सूट वैल्यूएशन का भी मैं आपको बता दूं, जब वो वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ जुरिडिक्शन होगी तो सूट वैल्यूएशन को देखेंगे, और जब वो फॉर द पर्पज ऑफ कोर्ट फी होगी तो फिर कोर्ट फी एक्ट को देखेंगे। अच्छा, तो जो अब आपको समझ आ गई कि सेक्शन 7 का और इस शेड्यूल का ये सीरियल नंबर 1 का आपस में क्या कनेक्शन है, कि ये कहता है जी कि सब्जेक्ट मैटर का 7.5% दो। अब वो सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यू है वो डिटरमन उसके प्रिंसिपल ले डाउन किए गए हैं किसमें, सेक्शन 7 में, जो कि हमने आज जो है उसको जो है वो पढ़ना है। अभी हम इसको एग्जाम्पल के साथ भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक चीज वो ये कहता है that the amount payable under this number shall be rounded to the nearest 50 पैसा। यानी वो कह रहा है, देखें एक जगह पर जाके कहेगा राउंड टू रुपी, इसका मतलब है कि इशारिये में नहीं जाना। इशारिये में क्यों नहीं जाना, कि अगर उसकी वैल्यू है 6 इशारिया फर्ज करें 75 रुपए, तो वो कहता है 75 को छोड़ दो, आपने 6 को ही कंसीडर करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो 50% का कह रहा है कि अगर वैल्यू फर्ज करें वैल्यू है 6.58999999, तो वो कह रहा है उसको आप राउंड करके कहाँ पे ले आओ, 6.50 की हद में जो है वो आप उसको ले आओ। ये इतना अहम नहीं था, बहरहाल मैंने आपको जो है वो ये जो है वो बता दिया। अब आप मेरी बात सुने। अच्छा, अब ये देखें ना, सूट फॉर पोजेशन अंडर सेक्शन 9, सेक्शन 9 क्या है,
सेक्शन 8 है इन ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल स्पेसिफिक डिफेक्ट का, और सेक्शन 9 क्या है, जब उसको इलीगली डिस्पोजेस किया गया हो तो फिर टाइटल का सवाल नहीं है। तो भाई अगर सूट फॉर पोजेशन अंडर सेक्शन 8 है तो फिर कोर्ट फी कितनी लगेगी, फिर कोर्ट फी कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, लिहाजा ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ये 1 वाला, जिसके मुताबिक क्या होगा कि देखा जाएगा वो प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। अगर वो 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो 15,000 की कोर्ट फी लग जाएगी, अगर कम है तो 7.5% के हिसाब से लग जाएगी। और अगर वो सेक्शन 9 के तहत आया है तो ये देखें, 1/2 ऑफ द प्रीस्क्राइब्ड फी। प्रीस्क्राइब्ड फी क्या है, वो बेसिकली वो सेक्शन 8 की बात कर रहा है, जो कि किस फार्मूले के तहत अप्लाई होगी, वो इस फार्मूले के तहत जो है वो डिटरमिन होगी। ठीक है, अच्छा इसको आगे चल के दोबारा कर लेंगे। अब बाकी मैंने आपको जो है वो नीचे जो है वो मैंने बता दिया। अब मैं इसको जो है ना वो थोड़ा सा जो है नहीं, अच्छा अब हम थोड़ा सा जो है ना इसको आगे लेके चलते हैं कि अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने आपको कहा था ना, पहले मैं आपको अपने तरीके से पढ़ाऊंगा और फिर बाद में मैं आपको जो है उसकी जो है वो रीडिंग भी करवा दूंगा। ठीक है, अच्छा अब हम ना थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। सेक्शंस मैंने कहा था सेक्शन 7 जो है उसको देखते हैं। ये कंप्यूटेशन ऑफ फी पेबल इन सर्टेन सूट्स फॉर मनी। अब फार्मूला वो है 7.5%, यानी 2 लाख से ज्यादा सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू है तो 2 लाख रुपया, मैक्सिमम 15,000 रुपया, और अगर कम है तो 7.5% के हिसाब से कोर्ट फी लगनी है। ठीक है, अब वो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू डिटरमिन कैसे होनी है, वो वो अब सेक्शन 7 में आ जाए। कह रहा है the amount of fee payable under this act in the suit next herein after mentioned shall be computed as follow। ठीक है, मनी फॉर मनी, जहां पे आपने दिला पाने का दावा किया हो, जहां पे आपने किसी से क्या करना है, पैसे लेने हैं, पैसे लेने हैं, तो उस सूरत में आपने क्या करना है जी, ये उस सूरत में कोर्ट फी यानी वो जो फार्मूला था कि अमाउंट आर वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, तो वो वैल्यू और अमाउंट कितनी होगी फॉर मनी सूट, वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट क्लेम्ड, जितने पैसे उसने क्लेम किए हैं वही जो है वो उसकी अमाउंट है। तो अब वो फार्मूला लगा के अगर वो अमाउंट उसने जो पैसे क्लेम किए हैं वो 2 लाख से ज्यादा है तो 15,000 की कोर्ट फी दे दो, अगर कम है तो उसका 7.5% के हिसाब से जो है कोर्ट फी वो जो है वो आप दे दो। अच्छा कहता है इन सूट फॉर मनी इंक्लूडिंग सूट फॉर डैमेजेस और कंपनसेशन और एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एन्युटीज। अच्छा ये एन्युटीज क्या है, देखो मेरी बात सुने, किसी ने किसी से लोन लिया हुआ है, ठीक है, लोन यानी पैसे कहीं पे इन्वेस्ट किए हुए हैं और वो उसको फिक्स्ड जो है हर साल जो है उसको क्या करता है, वो उसको इन रिवार्ड जैसे कोई बैंक देता है उसको, उसका प्रॉफिट वगैरह जो है वो देता है, तो इसको कहते हैं एन्युटीज। एन्युटीज एनुअली ना, एनुअल से निकला है वो। ठीक है, कि मसलन क्या है जी कि एक पेंशनर है तो उसने क्या किया है कि उसने ना जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी होती है कि आप उसको पैसे जो है वो दे रहे हैं और वो आपको फिक्स जो है किसी ना किसी सूरत में वो आपको रिटर्न भी कर रहा है, तो उसको कहते हैं एन्युटीज। ठीक है, कह रहा है इन अच्छा आर ऑफ अदर सम पेएबल पीरियडिकली अकॉर्डिंग टू द अमाउंट क्लेम्ड। लो जी, अब मैंने आपको कहा था ना मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा। अब प्रोपोजिशन नंबर 1 देखिए, वो कहता है प्रोपोजिशन नंबर 1 कहता है, वो कहता है असलम हैज फाइल्ड सूट फॉर रिकवरी ऑफ ₹50 lakh, कंप्यूट द वैल्यू आंसर। लो भी वैसे ही समझ आ जानी चाहिए, हमने देखा था कि अगर अमाउंट वैल्यू 2 लाख रुपए तक हो तो 15,000 बन जाता है, उसके बाद जितनी मर्जी हो तो वो 15,000 ही रहेगा। तो मैं तो वैसे ही इसका जवाब आपको बता देता हूँ कि इसमें मैक्सिमम 15,000 रुपए की कोर्ट फी लगेगी। लेकिन अच्छा अब आपने गौर किया उधर फार्मूला है
और वो वैल्यू या सब्जेक्ट मैटर अमाउंट या सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू जो है वो सेक्शन 7 बता रहा है। सबसे पहले किस में बता रहा है, मनी सूट में बता रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको आगे देखते हैं। अच्छा, अगर हम इसको मैथमेटिकली भी देखें तो देखें, सबसे पहले वो क्या कहता है, सबसे पहले तो ये ज़हन में दड़ाओ कि मनी का दावा जो है वो कहीं पे फिक्स शेड्यूल में तो नहीं लिखा हुआ, कहीं हम फार्मूले लगाते रहे जबकि उसकी फिक्स रेट उसका दिया हो, नहीं जी उधर नहीं लिखा हुआ। फिर वो कहता है कि अमाउंट डिटरमिन करो जिस पे कोर्ट फी लगनी है, तो वो उसने ऊपर बता दिया है कि अकॉर्डिंग टू द वैल्यू क्लेम। अगर वो कहता है मैंने 5 लाख रुपया लेना है इससे, तो 5 लाख का हिसाब से वो कोर्ट फी लगेगी, ठीक है। वो चाहे 15,000 से कम बने चाहे 15,000 बने, ठीक है। अच्छा, अब देखो वो कैलकुलेट कैसे करता है। 7.5% है ना, वैसे तो आपको पता ही है। तो ये देखें, ये रियाजी का फार्मूला है। 7.5% को किसका है, 50 लाख का, तो इनको ज़रब दे दो आपस में, ये ज़रब की अलामत है। अच्छा, याद कर लो, परसेंटेज खत्म करोगे तो 1/100 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? अगर इशारिया खत्म करोगे तो वो नीचे बटा 10 लगाना पड़ेगा। अब ये सिफरों से सिफरे काटे तो ये 75 आया, तो ये बना 3,75,000 रुपया। तो ये तो 15,000 से ज्यादा है, तो भाई 15,000 कोर्ट फी लगनी है, जो हम उधर फार्मूला पढ़ के आए हैं। एज 75,000 इज मोर देन 15,000, सो ओनली ₹15,000 विल बी पेड एज कोर्ट फी। होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई, होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई। अच्छा, अब पेपर में अगर प्रोपोजिशन आ जाए तो अब इसको लिखना कैसे है। एज पर आर्टिकल मेंशन एट सीरियल नंबर 1 ऑफ द शेड्यूल 1 ऑफ द कोर्ट फी एक्ट, ठीक है, बेशक लिख दें रेड विद सेक्शन 7, असलम इज बाउंड टू पे ₹15,000 एज कोर्ट फी। क्यों जी, डन। आज आपने सीख लिया कि कोर्ट फी अगर फिक्स ना हो तो मनी सूट हो तो वो उसकी वैल्यू डिटरमिन करते हुए वो 7.5% का फार्मूला लगाते हुए कोर्ट फी कैसे डिटरमिन की जाती है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। प्रोपोजिशन नंबर 2 कह रहा है असलम हैज फाइल्ड सूट फॉर रिकवरी ऑफ ₹5,000, कंप्यूट द कोर्ट फी। अब भाई, अब ये कोर्ट फी कैसे डिटरमिन होगी, ठीक है। वो 7.5% उसका निकालें, नहीं। अब मेरी एक बात सुने, हुआ ये कि ज़ियाउल हक के दौर में ना 1983 में ज़ियाउल हक ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया। उस ऑर्डिनेंस का नाम था कोर्ट फी एबोलिशन ऑर्डिनेंस 1983। और उसमें उसने पता क्या लिखा, उसने लिखा कि भाई हर सिविल मैटर जिसमें सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू 25,000 रुपए से कम है उसके ऊपर कोई कोर्ट फी नहीं लगेगी, और क्रिमिनल में बिल्कुल ही नहीं लगेगी। ठहरे, मैंने ऊपर कहीं पे इसका जिक्र भी किया है इस एक्ट का ना, ये देखो, व्हाट इज पंजाब कोर्ट फी एबोलिशन ऑर्डिनेंस 1983। Through this ordinance, it was held that every suit of civil nature of subject matter less than 25,000 is exempted from the court fee, even no court fee in any criminal case। तो प्यारे बच्चों, आज आपको पता चला कि जो प्रैक्टिस में हम करते रहते हैं जी 25,000 से ज्यादा है तो कोर्ट फी लगनी है, और अगर 25,000 से कम है तो कोर्ट फी नहीं लगनी। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? इसका कोर्ट फी से कोई तल्लक नहीं है, ये तो एक ऑर्डिनेंस है, उसके अंदर जो है ये बात जो है वो लिखी हुई है। तो ये आज आपके नॉलेज में जो है वो मजीद जो है वो आज जो है वो इजाफा हुआ है। वो कि आपको मेरी बात समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, इवन नो कोर्ट फी इन क्रिमिनल केसेस। अब आप आए ना ऊपर, जब मैंने आपको कहा था मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये जो कंप्लेंट रिगार्डिंग नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें कोर्ट फी क्यों नहीं आजकल 2 रुपए की लगाते, उस ऑर्डिनेंस की वजह से कि उसने कहा कि किसी क्रिमिनल केस में जो है वो कोर्ट फी जो है वो नहीं लगनी। होप कि आपको मेरी बात जो है वो समझ आ गई है। इसी तरह नीचे आए, एक
टू ऑब्टेन डेक्लारेटरी डिक्री व्हेन नो कंसिक्वेंशियल रिलीफ इज सॉट। तो ये देखें यहाँ पे भी वो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू जो है वो अगर वो क्या कहते हैं 25,000 से कम है तो फिर ये 30,000 रुपये वाली भी जो बात जो है वो ख़त्म होगी। तो ये वो रीज़न है कि वो ऑर्डिनेंस आने के बाद डेक्लरेटरी सूट में 30 रुपये की कोर्ट फी जो है वो नहीं लगाई जाती। अब मैं आगे चलूँ तो आज आपकी बात में यानी अब आपने आंखें बंद करके फार्मूला नहीं लगा देना। सबसे पहले ये देखना है कि वो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू जो है वो 25,000 से जो है वो 25,000 से जो है वो ज्यादा है या वो कम है। अगर वो जो है वो अगर वो 25,000 अगर वो 25,000 रुपए से वो जो कोड यानी वो कम है सब्जेक्ट मैटर, तो फिर वो क्या कहते हैं कि ये जो 30 रुपये वाला फार्मूला है ये अप्लाई जो है वो नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि वो जो ऑर्डिनेंस है वो इंट्रोड्यूस जो है वो करवा दिया गया है। ठीक है, अब हम आगे चलें। अच्छा, अब हमने एक और एग्जांपल हम देख रहे थे, ये प्रोपोजिशन नंबर 1 थी। प्रोपोजिशन अच्छा, अब इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा? Aslam has filed suit for recovery of rupees for compute the court fee. As per section 2 of the Punjab Court Fee Abolition Ordinance 1983, any case of civil nature of value less than 25,000 is exempted from any court fee. Hence, no court fee will be paid in the above case. लो जी, ये proposition number 2 का जो है वो जवाब है। होप कि आप एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। अब आए proposition number 3 पे। वो कह रहा है असलम हैज फाइल्ड सूट फॉर रिकवरी ऑफ रुपीज कितना 10,000 कंप्यूट द कोर्ट फी। ठीक है, तो 1 लाख रुपया सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू। तो जैसे आपको बताया था 1 लाख को ज़रब दो किससे 7.5% से, और परसेंटेज को ख़त्म करके 1/100 लिखा और शारियों को 10 लिखा, काटा तो ये बन गया ये 7500 रुपया। ये हमने वैसे भी हिसाब लगाया था कि 1 लाख रुपया हो तो 7,500 बनता है, तो वही जो है वो आ गया। तो आंसर क्या होगा? एज पर आर्टिकल मेंशन एट सीरियल नंबर 1 ऑफ द शेड्यूल 1 ऑफ द कोर्ट फी एक्ट 1870, असलम इज बाउंड टू पे रुपीज 7500 एज कोर्ट फी। ठीक है, तो डियर एस्पायरेंट्स, मैं दोबारा अपनी बात को जो है वो रिपीट करता हूँ। हमने ये पढ़ा कि अगर तो वो फिक्स रेट है तो वो शेड्यूल 2 में देख लो, उसमें मोटे मोटे वो रूल भी आपको वो बता दिए कि वकालतनामा ये वो, उसको आप याद कर लो। अगर उसमें नहीं दी हुई कोर्ट फी तो फिर शेड्यूल 1 का सीरियल नंबर 1 का शेड्यूल वो 1 का सीरियल नंबर 1 छोड़ के नीचे वाले देख लो जो 2-2 3-3 सिचुएशंस की बात करता है, तो वहां पे कोर्ट फी लिखी है। अगर वहां पे भी नहीं लिखी हुई तो फिर आपको सीरियल नंबर 1 का लगाएं जो कहता है कि सब्जेक्ट मैटर या अमाउंट जो है उसके 7.5% के हिसाब से कोर्ट फी लगेगी और मैक्सिमम 15,000 लगेगी। फिर हमने ये भी देखा कि वो सीरियल नंबर 1 का वो सिचुएशंस कवर करता है जहां पे कहीं और कोर्ट फी की वैल्यू जो है कोर्ट फी नहीं लिखी गई। और फिर हमने जो है उसमें ये भी देखा कि मैक्सिमम जो कोर्ट फी है वो कितने की लगनी है, 15,000 रुपया। फिर उसके बाद हमने देखना शुरू कर दिया सेक्शन 7 में कि अगर मनी का सूट है तो वो अमाउंट क्या होगी जिस पे कोर्ट फी लगनी है जो वो क्लेम कर लेगा। अब हम थोड़ा सा जो है ना इसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम दूसरी सिचुएशन देखते हैं। पहले हमने वो जो है वो फार्मूले के जरिए मनी सूट में जो है वो लगानी सीखी। अब हम मेंटेनेंस एंड एन्युटीज की सिचुएशन में जो है वो कोर्ट फी डिटरमिन करना जो है वो सीखते हैं। ठीक है, अच्छा, मेंटेनेंस भी पीरियडिकली होती है और एन्युटीज भी मैंने बताया है कि वो भी पीरियडिकली जो है वो क्या किया जाता है, उसको जो है वो पे किया जाता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज आपके जहन में आएगी कि ये मेंटेनेंस पे तो वो 7.5% का फार्मूला कैसे लग जाना है? वो तो कोर्ट फी एक्ट कहता है कि 15 रुपए की मैक्सिमम लगनी है। तो ये सर जो है वो नई बात कर रहे हैं फॉर मेंटेनेंस। तो यहाँ समझे दो चीजें हैं। ये कोर्ट फी एक्ट आया कब? 1870 में।
और वो कब आया, वो जो फैमिली कोर्ट एक्ट है वो आया 1964 में। ठीक है, तो 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 ये वो रीजन है कि वो वेयर दो स्टैट्यूट्स आर कंट्राडिक्टरी द लेटर इन टाइम शैल प्रिवेल। तो यहाँ पे अब वो मेंटेनेंस वाला जो है वो फार्मूला जो है वो ये 7.5% वाला अप्लाई नहीं होना, वो फैमिली लॉ के तहत 15 रुपए की कोर्ट फी जो है वो लगनी है। हाँ, एक सिचुएशन हो सकती है, वो क्या है, वो सिचुएशन ये है कि फर्ज करें अगर बाप ने मेंटेनेंस क्लेम किया बेटे से, तो क्या वो फैमिली मैटर बनता है? नहीं बनता, क्योंकि वो तो क्लियर लिखा हुआ है वाइफ की या बच्चों की जो है वो मेंटेनेंस है। तो अगर बाप ने अपनी की है तो ये फिर वो मेंटेनेंस का दावा तो करेगा, लेकिन वो फिर क्या करेगा, सिविल दावा करेगा। और उसमें फिर ये रूल 2 के तहत फिर वो भी लगेगा, क्या कहते हैं उसको, कोर्ट फी भी लगेगी। ठीक है, होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। कहता है इन ए सूट फॉर मेंटेनेंस एंड एन्युटीज और अदर सम पेएबल periodically according to the value of the subject matter of the suit, and such value shall be deemed to be 10 times the amount claimed to be payable for 1 year। अच्छा, अब हम इसको ना एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं इसको, कि Aslam has claimed rupees 3 lakh as annuities for last 3 years. The rate of annuity was rupees 1 lakh per year. Calculate the court fee. अब देखिए, वैल्यू ऑफ annuity फॉर 1 year कितना है, 1 लाख रुपया, और उसका 10 टाइम कितना बनेगा, 10 लाख रुपया। उसने यही कहा है ना कि उसका 10 टाइम उसको कंसीडर करो। ठीक है, तो फिर 10 लाख पे मैक्सिमम कोर्ट फी कितनी होगी, हमें पता 2 लाख से ज्यादा हो तो वो 15,000 ही रहती, तो फिर कोर्ट फी कितनी होगी, 15,000 रुपया होगी। वो कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। अब हम आगे चलते हैं, उसके बाद आगे है, कहता है फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग, अच्छा डियर फ्रेंड्स, वैसे तो मेरा ये था कि मैं आपको जो है वो जो है वो अ, आज काफ़ी सारा करवाऊंगा, लेकिन अब बस करते हैं। इंशाल्लाह आज ही कोशिश करूंगा कि एक और लेक्चर शेयर करूं, और ये जो जहां से हमने कंटिन्यूटी ख़त्म की है इसी को हम जो है वो दोबारा जो है इसको आगे लेके चलें। ठीक है, अच्छा, अब वो जो सेक्शंस है ना वो बड़े इजी हैं, वो मैं एक दफ़ा आपको जो है वो रिपीट करवा दूं। ठीक है, जो सेक्शन है साथ के साथ आपने अपना इंडेक्स भी जो है वो बनाते जाना है। ठीक है, सबसे पहले वो शॉर्ट टाइटल है, कमेंसमेंट है। ये देखिए मैंने कहा ना ये फेडरल लॉ, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन 1A में वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो जैसा डॉक्यूमेंट है जिस पे कोर्ट फी लगनी है, अगर वो फेडरल गवर्नमेंट से रिलेट कर रहा है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट है, और अगर वो डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोविंशियल लेवल का है यानी उसने, तो फिर वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंशनल जो है वो गवर्नमेंट है। और ये सेक्शन 26, 27 और 34 और 35 इतने वो अहम नहीं है, लेकिन आप इनको जो है ना वो एक दफ़ा जो है वो देख लें। मैं आपको वैसे सरसरी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। रूल फॉर सप्लाई नंबर रिन्यूअल एंड कीपिंग अकाउंट ऑफ स्टैंप, लो जी, ये फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने जिसने कोर्ट फी लेनी है वो कैसे उसकी सप्लाई होगी, कैसे उसका रीन्यूअल होगा, वो स्टैंप का जो कोर्ट फी के तौर पे दे रहे हैं, तो जाहिर बात है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही देखेगी उसको। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 26 भी कह रहा है स्टैम्प टू बी इम्प्रेस आर एडहेसिव। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने तय करना है कि कोर्ट फी जो है वो एडहेसिव फॉर्म में पे होनी है या इम्प्रेस्ड फॉर्म में पे होनी है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है सेक्शन 34 भी देख लो। सेक्शन 34 क्या है, sale of stamp, the appropriate from time to time make rules and regulation for the sale of stamp to be used under this act, the person to whom is to be calculated the duties and remuneration। देखें, remuneration का मतलब है कि जो उन स्टैंप्स को बेचेगा उसे भी कुछ ना कुछ जो है वो मुआवजा जो है वो मिलेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये हमने कौन सा सेक्शन देखा था, 34।
उसके बाद वो कहते हैं सेक्शन 35 भी देख लो, पावर टू रिड्यूस और रिमिट फीस। लो ये हाई कोर्ट का यानी सॉरी मैं कह रहा हूँ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो कोई कोर्ट फी कम भी कर सकती है, वो कोई कोर्ट फी जो है उसकी अमाउंट को ज्यादा भी कर सकती है। होप कि आपको मेरी बात जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा ये था सेक्शन 1(1)(a)। अब हम चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ, ठीक है, और उसका 1 है और वो है फी इन हाई कोर्ट। अच्छा आप देखिए सेक्शन 4 का है फी ऑन डॉक्यूमेंट फाइल्ड इन अदर देन हाई कोर्ट, और सेक्शन 3 है इन हाई कोर्ट। तो फिर आपको पता चल गया कि सेक्शन 3 हाई कोर्ट की बात करता है और सेक्शन जो वो क्या कहते हैं जो सेक्शन 6 है वो बात करता है किसकी, अदर कोर्ट्स की, ठीक है। वैसे भी चैप्टर का टाइटल पढ़े फी इन हाई कोर्ट और चैप्टर 3 का टाइटल पढ़े फी इन अदर कोर्ट्स, तो फिर आपको समझ आ गई सेक्शन 3 और सेक्शन 3, 4, 5 और सेक्शन 6 में जो है वो क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब सेक्शन 6 क्या है, लेविएबल फी इन हाई कोर्ट ऑन देयर ओरिजिनल साइड। जब हाई कोर्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करेगा, देखो एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन जो रिट में कोर्ट एक्सरसाइज करता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेगा, और अदरवाइज अगर ट्रायल कोर्ट के तौर पे डील कर रहा है तो वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। एक होती है एपलेट जुरिडिक्शन, एक होती है रिवीनल जुरिडिक्शन, ठीक है। तो आपको इन सब की समझ आ गई मेरा ख्याल है। तो सेक्शन 3 बात करता है ओरिजिनल की, वो कहता है फी पेबल फॉर द टाइम बीइंग टू द क्लर्क एंड ऑफिसर अदर देन शेरिफ एंड अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट आर चार्जेबल इन ईच ऑफ सच कोर्ट्स। अच्छा डियर फ्रेंड्स मुझे नींद आ रही है तो हम सेक्शन 3 से जो है वो फिर दोबारा शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।